इंडिया इस वक्त जो है वो इसराइल वहां से अगर दुनिया में वाहिद किसी मुल्क से चल रहा है ना हैशटैग आई स्टैंड विद इसराइल, ये अमेरिका से भी नहीं चल रहा, वो इंडिया से चल रहा है। जो एक्सेस है इसराइली और इंडियन एक्सेस, और अब ये क्वाड जो इन्होंने बनाया है वो इसराइल, इंडिया और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को मिलाकर इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने ये एक नया महाज खड़ा किया, ये बराह रास्त पाकिस्तान के लिए एक खतरा बन चुका है। जो इसराइल से खरीद रहे हैं वो रशिया के खिलाफ करेंगे। इसराइल उनके सर पे बैठा, नहीं किसकी असलाह किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की 65 लाख फौज है और उसकी रिजर्व फोर्सेस में 30 लाख है। बिल्कुल ठीक है ना। एक पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा असला है इंक्लूडिंग एटम बॉम्ब, वो भी इस्लामिक वर्ल्ड के पास है। बिल्कुल, तो यार दिल तो लाओ पहले। चीन हमारा इत्तेहादी जरूर है, हमारा दोस्त नहीं है, ना हमारा भाई है, हमारा इत्तेहादी है। हमारे उसके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, हमारा सगा भाई नहीं है वो, ना वो हमारा ईमान शेयर करता है, ना हमारा खून शेयर करता है। वो अपने इंटरेस्ट को देखेगा। और इसराइलियों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है चीन के साथ। नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि इजराइल ने हमें किस लेवल पर कहां सपोर्ट किया। ठीक है, 1965 की वॉर अगर आप काउंट करो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, या फिर 71 की वॉर अगर आप काउंट करो, ये सारी सिचुएशन में पूरा का पूरा मुस्लिम उम्मा, उसमें सऊदी अरेबिया भी आता है, यूएई भी आता है, उसने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। ठीक है, फ्रांस जैसे कंट्रीज भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। अमेरिका तो डेफिनेटली उनके पास था। 71 में तो भाई वो अपना युद्धपोत भेज रहे थे। अगर वो टाइम से पहुंच जाता बंगाल की खाड़ी में, तो फिर उसके बाद तो पाकिस्तान को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पाकिस्तान बस युद्ध को डिले कर रहा था। हमने वो सरेंडर करवाया, वो एक अलग बात है, वो हमारी स्ट्रेटेजी थी। लेकिन इन सारी बातों के अंदर इजराइल ने हमें हर जगह पर, यहाँ पर मतलब कि हर जगह पर मदद की है, चाहे वो 65 हो, चाहे 71 हो, हर जगह पर। और ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान को बहुत, क्योंकि देखिए यहूदी जो है वो पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़े दुश्मन है, और अगर इस तरफ आप इंडिया देखो तो वो भी सबसे बड़ा दुश्मन है। दोनों टॉप प्रायोरिटी में आते हैं। अब उन दोनों की दोस्ती उनको डेफिनेटली पसंद नहीं आएगी। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया इस वक्त जो है वो इसराइल वहां से अगर दुनिया में वाहिद किसी मुल्क से चल रहा है ना हैशटैग आई स्टैंड विद इसराइल, ये अमेरिका से भी नहीं चल रहा, वो इंडिया से चल रहा है। ये किससे सीखा कि जीपों के ऊपर बांध के शहर में घुमाओ कश्मीरी नौजवानों को? ये किससे सीखा? ये दुनिया में और किस जगह होता है? या इसराइल करता है या ये करते हैं। ठीक है ना, नौजवानों को जीपों के ऊपर बांध के और घुमाते फिर रहे हैं, ठीक है ना, पूरी वादी के अंदर। तो ये मॉडल वहां से इन्होंने देखा, इसके नतीजे में लोग डर जाएंगे। अच्छा, रशिया किया, इसके साथ कर रहे हैं दोनों। अच्छा, और उसको मैसेज भेज रहे हैं दुनिया को कि इस वक्त हम साथ हैं, दोनों इसके साथ करेंगे। अब मुझे बताएं कि ये जो असला खरीद रहे हैं भाई, उन्होंने ये आपको पता है ना, इंडिया में तो इनका प्रोडक्शन शुरू कर दी राफेल कंपनी ने, और इसराइल एडवांस का सिस्टम उनका, ये वही कंपनी है जिन्होंने आयरन डोम बनाया था, वो इंडिया में भी बना रहे सब। ये जो असला है ये किसके खिलाफ यूज होगा? इतना सारा असला जो खरीदा है, जो खरीद रहा है इंडिया, ये यानी रशिया का असला चाइना के खिलाफ यूज होगा? इनका दिमाग खराब हो गया है। रशिया का असला रशिया से जो खरीद रहे हैं वो चाइना के खिलाफ करेंगे, जो फ्रांस से खरीद रहे हैं वो चाइना के खिलाफ करेंगे। बात यह है कि ये असला किसके खिलाफ इस्तेमाल, जो इसराइल से खरीद रहे हैं वो रशिया के खिलाफ करेंगे। इसराइल उनके सर पे बैठा, नहीं किसकी असला किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? ये जो सारा का सारा बना रहे हैं, इतना कुछ टैंक आ रहे हैं और ये हो रहा है, फलां हो रहा है, दिमागना हो रहा है, ये किसके खिलाफ करेंगे? लड़फड्डा तो हो रहा है चाइना से, LSD पे हो रहा है। अच्छा, अब मसला यह है कि ईरान और आप इसराइल के ताल्लुकात देखें तो ईरान के साथ आप चाबहार कर रहे थे। दूसरी बात यह है, तो मेरे लिए ये जो एक है ना ये जो सूरत हाल है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब मैं सोचने से, अच्छा इंडिया में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो पैलेस्टीनियंस के लिए, बहुत बड़ी तादाद इंडिया की में ऐसी है जो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करती है, जो इससे पहले मुसलमानों के लिए, कश्मीरियों के लिए, मुख्तलिफ जो उनके मुख्तलिफ जातें हैं जिन पे जुल्म हो रहा है उनके लिए, जो हिंदुत्व वाले लोग नहीं है उनके लिए, क्रिश्चियंस के लिए आवाज उठाते रहे, उनके लिए वो अभी भी उठा रहे हैं। और जहां तक मुसलमान तहजीब का ताल्लुक है, वो मगरिब की जानिब से एक जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन उस पर हमलावर हो रही है, जो तबाहियां मिडल ईस्ट में मची हैं।
और मशरिक से हिंदू सिविलाइजेशन जो है वो मुस्लिम दुनिया को हड़प करने के लिए आगे बढ़ रही है, और सबसे पहला उसकी राह में पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ये बात कायदे आजम ने 1946 में मिस्र जाकर, वहां की तमाम मुस्लिम दुनिया के सरबराहान और मुफ्ती आजम फलस्तीन भी उसमें शामिल थे, उन सबको एक ही बात ये कही थी कि ये जो हिंदू जायनिज्म का एक अफरीत है जो उठता चला आ रहा है, ये पूरी मुसलमान दुनिया को हड़प कर लेगा, और अगर इस खतरे को आपने वहां ना रोका जहां उसको रोकना चाहिए, तो आने वाले वक्तों में ये पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो एक्सेस है, इसराइली और इंडियन एक्सेस, और अब ये क्वाड जो इन्होंने बनाया है वो इसराइल, इंडिया और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को मिलाकर इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने ये नया महाज खड़ा किया, ये बराह रास्त पाकिस्तान के लिए एक खतरा बन चुका है। हमारे बुजुर्ग इस खतरे को समझते थे कि इसराइल की रियासत अगर एक दफा कायम हो गई और इधर हिंदुत्व रियासत हुई तो दोनों के दरमियान ये मुस्लिम दुनिया को बिल्कुल कुचल के रख देंगे, और आज एग्जैक्टली यही आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब से इसराइली रियासत कायम हुई, इन्होंने अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल किया पूरी मुस्लिम दुनिया में तबाही मचाने के लिए, और वो आप आज भी देख रहे हैं कि चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वॉर ऑन टेरर के नाम पे इन्होंने पूरी अमेरिकन पावर को इस्तेमाल किया, क्रिश्चियन वर्ल्ड को इस्तेमाल किया, नेटो की फोर्सेस को इस्तेमाल किया मुस्लिम दुनिया में तबाही मचाने के लिए। कमाल का जहन, फितनागर जहन है इन यहूदियों का कि इन्होंने ईसाई दुनिया को इस्तेमाल किया मुस्लिम दुनिया को तबाह करवाने के लिए, और हिंदुओं के साथ इत्तेहाद किया पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। अब तारीख के ऐसे मौके पर हम दाखिल हो चुके हैं कि जब कॉन्फिडेंस हो गया अब इसराइलियों को, यहूदियों को, अब हम बराह रास्त पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं, मगर फिर भी इनको किसी मजबूत बाजू की जरूरत थी, और इसके लिए इन्होंने चाइना पे इन्वेस्ट किया। ये अजीब सी बात लगेगी बहुत सारे पाकिस्तानियों को, चीन हमारा दोस्त है, चीन हमारा इत्तेहादी जरूर है, हमारा दोस्त नहीं है, ना हमारा भाई है, हमारा इत्तेहादी है, हमारे उसके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, हमारा सगा भाई नहीं है वो, ना वो हमारा ईमान शेयर करता है, ना हमारा खून शेयर करता है, वो अपने इंटरेस्ट को देखेगा। और इसराइलियों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है चीन के साथ, और चीन का जो मॉडल इस वक्त डिक्टेटोरियल मॉडल जो है पूरी दुनिया में सुपर सर्वेलेंस का, हाई टेक्नोलॉजी का, वो मॉडल इसराइली चीन को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं। पहले ये ताजे बरतानिया से चिपक गए थे जाके, उसका खून चूसते रहे, फिर अमेरिकी एम्पायर के साथ इन्होंने उसका खून चूसा और उसको इस्तेमाल किया पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। अब ये चीन के साथ अपने आप को मुंसलिक कर चुके, मगर उससे पहले इनको मुस्लिम दुनिया के अंदर कुछ और तबाही करनी है। इन्होंने जो मिडिल ईस्ट में जो तबाहियां की हैं उसका मकसद यही था कि जो मिलिट्री थ्रेट है इसराइल को वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो चुका। पाकिस्तान को ये टकराएंगे बराह रास्त भारत के साथ, और भारत की पुष्टपनाही पर इसराइल, अमेरिका और बची कुची जो यूरोप की ताकतें हैं वो खड़ी होंगी, और इस तसादुम के नतीजे में अल्लाह न करे पाकिस्तान को अगर चोट लगती है तो फिर इसराइल के लिए आने वाले वक्त के लिए बिल्कुल रास्ता साफ हो जाएगा कि मुस्लिम दुनिया में कोई और एटमी ताकत बाकी नहीं बचेगी जो इसराइल को रोक सके। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की 65 लाख फौज है और उसकी रिजर्व फोर्सेस में 30 लाख है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। एक पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा असला इंक्लूडिंग एटम बॉम्ब वो भी इस्लामिक वर्ल्ड के पास है। बिल्कुल। आपको अभी लड़ने के लिए क्या चाहिए? चले मुझे बताइए, मैं आपको दिलवा देता हूँ। ओ यार, दिल तो लाओ पहले, एग्जैक्टली, हौसला तो लाओ, हिम्मत तो लाओ। यू डोंट हैव द करेज टू फाइट देम। वेरी सैड। तो ना ये क्या बात है, असला दे देगा फिर, जो इस्तेमाल कर सकता है उसको मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। सऊदी अरेबिया ने कितने $1 बिलियन का असला लिया पिछले 4 साल में? $100 बिलियन का तो एक दफा ट्रम्प से लिया था। $100 बिलियन का, ये तो $35 बिलियन आप मुझे कह रही है। बिल्कुल। तो वो क्या दिवाली पे चलाना है या शबरात पे चलाना है? वो सिर्फ यमन वालों के निहत्ते लोगों के लिए ही था। वो ओआईसी में बैठ के स्टेटमेंट्स नहीं देने पे तैयार। तो भाई मैं कह रहा हूँ यमन के निहत्ते लोगों पे ही था ना। हाँ जी बिल्कुल। हम इजराइल को उसी दिन लड़ेंगे जिस दिन मुसलमान हो जाएंगे। बहुत क्रिटिसाइज होने वाले हैं, मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ के ऊपर, लेकिन बात आपने बिल्कुल ठीक की है क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड के पास इतनी कुव्वत है। आपस में लड़ते हैं ना। हाँ। आप अपने किसी ट्रैक पे चलेंगे तो आप कश्मीर की बात करेंगे, आप इंडिया की बात करेंगे, इतने 1 महीने की इंपोर्ट पे तो जंग भी नहीं हो सकती।
देयर इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। वो जो लोग कहते हैं कि देखें फौजें जो होती हैं सिर्फ फौजें होने से लोग नहीं लड़ते, फौजों को असला देना पड़ता है, उनको खाना पीना, उनकी जिंदगी, उनकी चीजें मेंटेन करना, उनकी सिक्योरिटी, उनको राशन देना, उनको वेपन्स देना, उनको बहुत कुछ, एक फौज को लड़ाने के लिए आपको पीछे हुकूमतों को, सरकारों को, अवाम को अपना पेट काटना पड़ता है। सो इस वक्त जारी बात है पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो तो स्टैंड स्टिल है, उधर तो चक्कर ही कोई नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो है ही कोई नहीं है, क्योंकि इतने जान दे लाले पैन है इंटरनल। उधर इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी जो मैंने पहले डिस्कस की, सुनने में इंडियन मीडिया में ये बात आई है और कहा जा रहा है कि जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई अभी ब्रेक थ्रू, जो ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू है वो मुमकिन नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन जो है वो अभी हो नहीं सकती। और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अगर जो है वो एंटी टेरर कमिटमेंट्स करे, एंटी टेरर, ये मैं आपको पहले दोस्तों कई दफा कह चुका हूं कि भारतीय सरकार जो है वो इस तरह की बात ही करेगी, वो पाकिस्तान के साथ आगे जाने वाले नहीं हैं, और पाकिस्तान को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए इस मामले में, कोई स्टेटमेंट ही न दें, कहें जी भारत को वो करे जो भारत का दिल कर रहा है। बहुत सारे लोग आजकल, बड़े अफसोस की बात है, मुझे दुख हो रहा है कि पाकिस्तान का मौजना आजकल श्रीलंका से हो रहा है। हमें तो ये बनाने चले थे एशियन टाइगर और फंसा गए हमें श्रीलंका के मुकाबले में। और अगर आप पाकिस्तान के उसका फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पे, पाकिस्तान की सोसाइटल सिक्योरिटी पे बड़े लॉन्ग टर्म नुकसान होंगे, क्योंकि अगर आप गिरफ्तारियां होनी है, खून अल्लाह ना करे गिर जाएगा, सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है। मैं बार बार ही बात कहता हूं कि सिक्योरिटी क्राइसिस ये कराची में जो वाकया पेश आया, जी हाँ, बाकी और वाकयात पेश आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी क्राइसिस अपनी जगह पनप रहा है। और अगर वो ऐड हो गया इसमें पता ना मैन मेड या कोई वाकया, तो फिर ये मामला जो है सर, वो आप हाथ से कहते निकल रहे कि जाएगा। ये हुकूमत की जिम्मेदारी, अगर कुछ मसाइल पैदा होते तो पहले नून लीग हुकूमत पर का जाएगी। पहले मुझे हुकूमत का समझ आए ना, कि मुझे कौन पता हो कि हुकूमत किससे में? बात कर, मतलब है कि एक आपके पास जो है वो एक शख्सियत होती है, तो आप कहते हैं यहां पर एक वजीर, ये बहुत सारी शख्सियात हैं और वो सारे, देखें ये कभी आपने सुना है कि, देखें एक कंपनी में भी एक सीईओ होता है, मतलब एक सीईओ होगा, कभी आपने सुना है कि एक कंपनी में 50 सीईओ, 50 लोग हों, 50 के 50 सीईओ हो, तो आखिर में कंपनी का क्या बनेगा? ये यहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और इसका बोझ कैसे शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि जाहिर है शहबाज शरीफ साहब ही वजीर है, लेकिन आप देखें कुछ हुआ है, कुछ इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह रियासतें नहीं चल, और नहीं चल इसको बैठ के कहीं ना कहीं हमने आगे जाके, मतलब बैठना है ना सबने, या हमने बैठना ही नहीं आपस में मुल्क को चलाने के। मुल्क रुक गया है एक जगह पे, रियासत रुक गई है, लोग परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या हो रहा है। और हम श्रीलंका से 4 हफ्ते दूर रह गए हैं बैंकक्रप्ट होने के लिए। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि अगर हम हुए नहीं ऑलरेडी तो 4 हफ्ते दूर है या 5 हफ्ते दूर है। ये सारी खबरों पे मैं चुप कर जाऊं और मैं कहूं कि नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर और पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए। इस वक्त पूरे मुल्क में एक अनारकी की सूरत हाल है, जैसे मार धाड़, खून खराबा और गिरफ्तारियों का खर्चा पहले मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता रहा हूं ना, उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। कई दिनों से आपके सामने वीडियोस में कह रहा था, लेकिन नहीं मान रहे थे लोग। अब सियालकोट पे जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने। और जो आप अपने जलसों में इंडिया की मिसाल देते हैं कि इंडिया रूस से सस्ता तेल और गैस हासिल कर रहा है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया और रशिया का मुआहदा जो है वो 40 साल पुराना है, आज का नहीं है। उनके तहत वो आपस में तजारत पहले से कर रही है, उनकी पाइपलाइंस बनी हुई है, और ये मुआहदे पुराने होने की वजह से इंडिया को इस वक्त फायदा हासिल है। इस तजारत के बदले कोई मुल्क इंडिया पे पाबंदियां नहीं लगा सकता, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता है तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। इंडिया जो है उन्होंने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई ड्रामेटिक, नथिंग ड्रामेटिक जो है वो हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते। और वो उनकी वो जो बातें मैं आपको बता रहा था, बार बार मैं अपने इस यूट्यूब पे आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया ने एक ही चीज रखनी है कि जी टेरर टेरर टेरर, वो इस चीज पे वो फोकस कर रहे हैं जी, टेररिज्म को बंद करें और आप नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, क्योंकि इंडिया को जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया अगर आज पाकिस्तान से चीजें नॉर्मलाइज करता है तो वो पाकिस्तान का फायदा, इंडिया का तो फायदा नहीं है। इंडिया तो ऑलरेडी ग्लोबली मेन स्ट्रीम्ड है, मेन स्ट्रीम तो पाकिस्तान ने होना, तो वो क्यों कर हमसे बात करें? तो वो जो इस वक्त अगर अमेरिकन पाकिस्तान से नाराज हैं, यूरोपियंस पाकिस्तान से नाराज हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात मैं डिस्कस कर सकता हूँ, माजी में बहुत सारी मैंने की भी है। गो के जनरल पब्लिक, आम पब्लिक जो अवाम है वो नहीं समझती। हर बंदा अमेरिका, यूरोप, कनाडा का वीजा लेना चाहता है और गालियां भी निकालना चाहता है। ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तानियों के बहुत ज्यादा। खैर एनी हाउ, मेरा पॉइंट जो है आज ये है कि
इंडिया बात नहीं करना। स्पेस एक इमर्जिंग एरिया है जहाँ पे लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। तो और इंडिया वो लीडरशिप आपने देखा होगा, चाहे वो हाइड्रोजन में हो, क्लाइमेट में, कुछ हद तक सोलर में, तो सोलर अलायंस जिसे इंडिया लीड करता है। तो इंडिया अब कुछ सालों से कई क्षेत्रों में अब अपना लीडरशिप दिखा रहा है, को स्पेस भी देते हैं लीडरशिप लेने का। एक जैसे कहते हैं ना कि इंडिया एक ग्लोबल होराइजन में अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। ऑब्वियसली दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि उसको हम पाकिस्तान में देखते हैं। मतलब जयशंकर साहब ने रशिया से वो ऑयल लेते हैं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से डिफेंड किया, यकीन करें मैं हैरान हूँ। मतलब जहांगीर खटक साहब अमेरिका से मेरे साथ कुछ 2 हफ्ते पहले मेरे साथ इसी शो में थे, और वो कह रहे थे कि हमें कोई हिंदुस्तान को कोई एकेडमी बनानी चाहिए कि हमारे लोग वहां पे पॉलिटिशियन स्पेशली जाके वहां से सर सीखें। सर क्या मतलब ऐसी कमियां हैं, मतलब एजुकेशन नहीं है या क्या वजह है कि मतलब जयशंकर साहब जैसे आदमी जाके डिफेंड करते हैं हिंदुस्तान को और अपनी बात सर मनवा के आ जाते हैं, और हम अपनी बात वहां पे मतलब पता नहीं क्या करके आ जाते हैं। उनका नंबर आ जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट है, और उनके ज़हन में नेशनलिज्म है और अपनी लेगेसी है। अब कंपेयर कर लें दोनों चीजों को। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है स्पेस की कि भाई हमने जो चंद्रयान किया हो, चाहे मार्स मिशन हो, इंडिया या फिर कहे कि इसरो इस लेवल से आगे बढ़ रहा है कि एक नज़र से आप देखो तो इंडिया जो है वो लीडर बनता हुआ दिख रहा है। अब जहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पर फंडिंग होता है नासा के अंदर, वहाँ कुछ मिलियन को लेकर, यहाँ पर कुछ करोड़ को लेकर यहाँ पर इंडिया जो है अपने मिशंस कंप्लीट कर लेता है। ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को आगे बढ़ा रही है एज अ स्पेस लीडर। इंडिया के अंदर भी अब देखिए, अमेरिका के अंदर नो डाउट एक एलन मस्क है, उनकी प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स करके, जो नासा भी है और वो स्पेस एक्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंडिया के अंदर भी इतनी स्पीड में ये सब कुछ हो रहा है कि इंडिया के अंदर भी प्राइवेट कंपनीज इमर्ज हो रही है। और ये खेल मतलब ऐसा नहीं होता कि 6-12 महीने, 10, 15, 20 सालों के अंदर अंदर टोटल जो है ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो इतना ग्रो कर जाएगा कि भाई स्पेस के अंदर लीडर साबित होने वाला है। आज भी हो रहा है, क्योंकि कुछ चुनिंदा कंट्री ही है जो खुद के दम पर ये सारी चीज़ें कर रही है, अदरवाइज सबके बस की बात यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर ये बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये क्या इस इंडिया को जो है वो भले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या साइबर हो या स्पेस के मामलात हो, इनमें को इंडिया को किसी किस्म की कोई जो है वो स्पेस एक इमर्जिंग एरिया है जहाँ पे लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। तो और इंडिया वो लीडरशिप आपने देखा होगा, चाहे वो हाइड्रोजन में हो, क्लाइमेट में, कुछ हद तक सोलर में, तो सोलर अलायंस जिसे इंडिया लीड करता है। तो इंडिया अब कुछ सालों से कई क्षेत्रों में अब अपना लीडरशिप दिखा रहा है। उस हिसाब से स्पेस या एआई में जहाँ पे, या साइबर सिक्योरिटी में, जहाँ पे रूल्स ऑफ द गेम्स जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सेट नहीं हुए, वहाँ पे बहुत जगह है इंडिया अपने लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ आके रूल्स ऑफ द गेम एस्टैब्लिश करे कि जैसे आप स्पेस प्रोटोकॉल्स देखेंगे अब काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं कई हद तक, नई स्पेस प्रोटोकॉल्स लाना, अपने दोस्तों के साथ मिलके लाना तक, और ये सब चीज़ें डिफेंस से भी रिलेटेड हैं। आप चाहे जो कोई इंडस्ट्रियल चीज़ें भी डिफेंस से रिलेटेड होती हैं। जहाँ तक डिफेंस की बात होती है, बिल्कुल इंडिया आत्मनिर्भरता की तरफ जाना की सोच रहा है। आप देखेंगे पिछले 3 साल में हर साल एक लिस्ट ज़रूर निकली है। वो लोग 101 या 108 की लिस्ट निकालते हैं, जो चीज़ें अब इंडिया इंपोर्ट नहीं करेगा, बस जो है लोकली इंडिया से ही लेगा। अब इसमें ये तो एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है कि धीरे धीरे हम अपनी निर्भरता इंपोर्ट्स की देखते हैं। मतलब जयशंकर साहब ने रशिया से वो ऑयल लेते हैं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से डिफेंड किया, यकीन करें मैं हैरान हूँ। मतलब जहांगीर खटक साहब अमेरिका से मेरे साथ कुछ 2 हफ्ते पहले मेरे साथ इसी शो में थे, और वो कह रहे थे कि हमें कोई हिंदुस्तान को कोई एकेडमी बनानी चाहिए कि हमारे लोग वहां पे पॉलिटिशियन स्पेशली जाके वहां से सर सीखें। सर क्या मतलब ऐसी कमियां हैं, मतलब एजुकेशन नहीं है या क्या वजह है कि मतलब जयशंकर साहब जैसे आदमी जाके डिफेंड करते हैं हिंदुस्तान को और अपनी बात सर मनवा के आ जाते हैं, और हम अपनी बात वहां पे मतलब पता नहीं क्या करके आ जाते हैं। आप कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, लेकिन अब जब भी जहां भी जाएं, आप मांगने के लिए जाएं, तो आप क्या बातें करते हैं उनसे? मैं 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने देखा कि खान साहब उनको क्या कन्विंस कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे, वही मांगते रहे गंदम, वही मांगते रहे पाइपलाइन। हालांकि वो किस तरह करें, उनके ऊपर तो खुद सैंक्शंस लगी पड़ी।
Exactly. और उसके बाद ये है, दूसरी एक तो वजह ये है कि आपकी मईशत के हालात सब खराब है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके साइज से 6 गुना बड़ा भारत है, उनका करप्शन में 85 नंबर है और वो 2-3 साल से मेंटेन कर रहे हैं। आप 140 नंबर पे हैं करप्शन में। क्या ख्याल है, फॉरेन कंट्रीज जहां आप जाते हैं उनके जो पहले प्रीमियर जो तैयारी करके नहीं बैठते कि आप कौन है, कंपेयर करें डॉक्टर जयशंकर साहब को, आप अपने कुरैशी साहब से कंपेयर करें। कुरैशी साहब मुल्तान के सती लेवल के एक सियासतदान हैं, उनकी वो लाहौर तक नहीं पहुंच सके, ख्वाहिश करते थे कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो ख्वाहिश करते रहे सारी जिंदगी के -1 फार्मूले में। खान साहब आज भी वो ख्वाहिश करते हैं कि इमरान खान जेल में जाए और उनका नंबर आ जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट है और उनके ज़हन में नेशनलिज्म है और अपनी लेगेसी है। अब कंपेयर कर लें दोनों चीजों को, देख लें 2+2 यूएस का भी हुआ था या अभी की जॉइंट स्टेटमेंट, आपको कई चीजें सिमिलर लगेंगी। और वो इसलिए है क्योंकि इंडिया ये सब चीजें अपने वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ वो अपना ट्रेड बढ़ा रहा है, ट्रेड कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, इजराइल हो। और पिछले कुछ सालों में इंडिया ने ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है डिफेंस में, ये शब्द कई और ये दर्जा कई नेशंस के साथ किया है। और इंपोर्ट्स भी थोड़े बहुत अब बढ़ने लगे, वो तो हमेशा ही इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता था, लेकिन जो इंपोर्ट्स, 2 सिग्नल्स इन आंकड़ों से निकले। एक कि जब आपके इंपोर्ट्स फिर से बढ़ने लगे तो आपको लगा कि कोविड की रिकवरी हो रही है, अब रिकवरी के पाथ पे है, तो इसका मतलब और बूम में आप जाएंगे। दूसरी बात जो हुई वो ये हुई कि आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करना, और आपने सुना भी होगा जब से कोविड शुरू हुआ, चाहे वो पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात हो गई, फिर स्टील, अभी मैंने कल ही देखा था वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट में कि जहां सारे टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसर्स में सिर्फ इंडिया है जिसने बहुत बड़ी ग्रोथ स्टील में देखी, तो इंडिया के स्टील एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। वीट अभी इंडिया, आपने सुना होगा जब रशिया यूक्रेन के दौरान कर रहा है, और इंडिया भी इंडिया ने अभी कुछ जैसे बातचीतें की यूके से, यूएस से, मेडिकल डिवाइसेस जो बहुत बड़ी इशू है उसमें, एपीआईज में, इन सब में बातचीतें चल रही है। तो मेरे हिसाब से एक जो सेकंड सिग्नल आया कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और जो डेफिसिट है वो कम होता जा रहा है, जो जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में जो दूरी रहती है, तो उससे कुछ जो होने लगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे। और फिर कई अच्छी चीजें इंडिया में जैसे हो रही हैं, जैसे PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, या फिर कुछ अलग तरीके का सपोर्ट, जैसे वोकल फॉर लोकल, अभी एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट, या मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सब चीजों से काफी सपोर्ट मिला है। और मुझे लगता है कि अब इंडिया के अंदर एक विश्वास आ गया है। इस वक्त हमारा पड़ोसी भारत है जो वहां बोरिस यल्सन का जाना, डॉक्टर जयशंकर का उनकी फॉरेन पॉलिसी को नए लेवल पर लेकर जाना, उनका भी रिसेंटली बड़ा सक्सेसफुल दौरा था वॉशिंगटन DC का, जहां पे 2+2 पे उनकी जो मीटिंग्स हुई, उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहूंगा। खान साहब ने बच्चों को 18 साल के अपने जो बच्चे हैं उनको एक गलत चीज बता रहे हैं कि मैं एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी चाहता हूं, मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। इनके अपने मशीर ने, मोहित यूसुफ साहब ने कहा था कि आजाद खारजा पॉलिसी के लिए आजाद आपकी मुआशी पॉलिसी जरूरी है। आप जब तक अपने पांव पर नहीं खड़े हो सकेंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं हो सकती। आप आज का हालात है, आपके फॉरेन रिजर्व सिर्फ $2 बिलियन रह चुके हैं, आपके पास चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 1 महीने के खर्चे मौजूद हैं। आप श्रीलंका से सिर्फ कुछ इंचेस के, सबसे पहले पाकिस्तान और भारत की फॉरेन पॉलिसी को, सबसे पहले तो बात हमारा वहीं से शुरू होता है कि हम 1 महीने के रिजर्व आपके पास मौजूद है। आपकी मुआशी हालात आपके बहुत बदतरीन हो चुके हैं। एक तो नंबर 1 वजह यह है, उसकी वजह आप हर कंट्री जहां जाते हैं कशकौल लेके जाते हैं, वो कस्टमर हैं, आप फकीर हैं। अब देखिए आपके दरवाजे पे कोई खड़खड़ाता है, फकीर पैसे मांगता है, आप उसको किस तरह ट्रीट करेंगे? या आपका कोई कस्टमर आता है या कोई दोस्त आता है दरवाजे पे आपके लिए कोई खैर सगाली की चीजें लेके। इंडिया के अंदर एक विश्वास आ गया है कि अब हम लोग रिकवरी के पाथ पे हैं, ग्रोथ के पाथ पे हैं, और जितना हम खुलेंगे वो हमारे बेहतरी में होगा। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सिग्नल है कि हमें, ये तो हर कोई आपको बताएगा, हर इकोनॉमिस्ट, हर कोई की, ट्रेड एनालिस्ट की, जितना आपकी इकोनॉमी खुली होगी उतना आपको
जो है इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, कई जगहें हैं जहाँ पे इंडिया को थोड़ा सा जैसे आपका प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी या सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो वही आप देखेंगे जैसे डिफेंस में हो रहा है कि कुछ चीज़ें अभी सिर्फ लोकली हो रही हैं, उन्हें इम्पोर्ट नहीं करे। तो आई थिंक वो एक बैलेंस बनाते हुए इंडिया चल रहा है। लेकिन मुझे निजी तौर पे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि इंडिया अब डर नहीं रहा और इंडिया एक खुले तौर पे FTAs परस्यू कर रहा है। जैसे मैंने कहा 11 तो साइन कर चुका था इंडिया और अब जो है इंडिया ने UAE के साथ साइन किया और 8 और नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के FTAs अभी तक मॉरिशस, जापान, साउथ कोरिया, एशियन अपने रीजन में रहे। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ जब साइन होगा, अभी इंटरिम साइन हुआ है जिसे हम कहते हैं अर्ली हार्वेस्ट डील्स, तो उसमें कुछ चीज़ों में आपको लोअर टैरिफ मिलते हैं, 0 टैरिफ मिलते हैं। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ इट्स द पहली डेवलप्ड कंट्री है। या फिर UAE का कितना इम्पोर्टेंट है, UAE इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, और UAE के बाद तो आपको पूरा गल्फ फिर मिल जाता है, उसके वो मार्केट आपको ओपन हो जाती है। और बाय द वे ये UAE के लिए सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी और सकारात्मक डेवलपमेंट्स हैं। हम करूंगा जिस तरह मेजर गौरव आर्या हमारे मतलब उनके शोज वगैरह में जाना आना होता है, देखते हैं उनके बड़े फेमस है पाकिस्तान में, काफी देखा जाता है उनको। सर उनका क्लिप काफी वायरल है और हमारे जितने भी बड़े जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग हामिद मीर साहब, अफसार आलम साहब, सारे ट्विटर पे आजकल आप भी यकीनन देख रहे होंगे। सर उन्होंने कहा था कि हम वो तबाही शायद नहीं कर सकते, बल्कि बिल्कुल नहीं कर सकते, कहते हैं हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये जो तबाही इमरान खान साहब ने कुछ दिनों में पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज की। सर इस पे आपका टेक चाहूँ। इस पे मैं ये कह रहा हूं कि मैं सारी जिंदगी 5th जनरेशन वॉर के बारे में सिर्फ सुनता रहा। आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि 5th जनरेशन वॉर क्या होती है। आप किस तरीके से एक डेवलपिंग कंट्री है उस पे इस तरह के खतरनाक कार्ड खेलते हैं, और लोगों को मैंने जिस तरह बताया है कि इस वक्त जो भी चूरन वो बेचना चाहते हैं वो बिक रहा है और इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहे हैं। और यहां पे मैं एक और जावेद चौधरी साहब के आर्टिकल की बात करूंगा। उन्होंने अगले दिन आर्टिकल लिखा था कि अगर PTI को जल्द ना रोका गया तो पाकिस्तान नाउज बिल्ला टुकड़े हो सकते हैं इसके। और वाकई जिस तरीके से नफरतें, कदूरतें, और रमजान के एक बाबरकत महीने के अंदर इतनी नफरतें इन्होंने फैला। इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहां पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च करने जा रही है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। फ्राइडे को ये जो है सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है, जिसको कहा जाता है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। बेसिकली ये इसलिए लॉन्च किया जा रहा है ताकि US बेस्ड जो कंपनीज हैं Amazon.com और Walmart, उनके डोमिनेंस को एंड किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप लिया जाए। अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने सुनने में आया कि इंडिया में 15,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है वो वहां पे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं और उनके पास पुणे, मुंबई और बहुत सारे चेन्नई वगैरह में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने डाटा। तो डेफिनेटली ये स्टार्टअप चीज़ें जो हैं वो बहुत इंडिया आगे चला जाएगा, अभी ऑलरेडी भी है, और फिर ये स्टेप के बाद फिर डेफिनेटली। मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से इंडिया इस वक्त काम कर रहा है, क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? नमस्कार दोस्तों, ये तो चीज़ कब की साबित हो चुकी है कि भाई ट्रेड ही सब कुछ होता है। अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, अगर आप पैसा नहीं कमाओगे, अगर उस पैसे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे, उस पैसों से दूसरे कंट्रीज़ में खुद की लॉबिंग नहीं करोगे, तो मतलब आपका अस्तित्व कोई मतलब नहीं। भले ही आप एज अ कंट्री बने रहेंगे, लेकिन उसके अलावा आपका कोई महत्व रहेगा नहीं। जैसे पाकिस्तान का एक समय महत्व था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़रूरी था अफगानिस्तान के अंदर रशिया को हराने के लिए, उसके अलावा ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, लेकिन वो तो एक ज़मीन का टुकड़ा था जो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है, तो इसीलिए ज़रूरी था।
अगर आज इंडिया की ज़रूरत अमेरिका को है नहीं, लेकिन इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसकी मार्केट है, एक इकोनॉमी है, ठीक है, जिस तरीके से ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहा है, अब किसी भी कंट्री के पास ऑप्शन है नहीं इंडिया के साथ रिलेशन बढ़ाने के अलावा। और यहाँ पर यही बात हो रही कि इंडिया के अंदर देखिए यूनिकॉर्न्स पर यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। ये बात है कि जो दुनिया नोटिस करेगी, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहां पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग विच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह, और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज $1 बिलियन की ऑलमोस्ट आ जा रहा है, किसी वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर दैन जो बाहर से आ रहे हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि जो चाइनीज हैं उन्होंने 2021 में सुनने में आया कि वहां पे 74 यूनिकॉर्न्स आए। सो यूएसए में तकरीबन 254 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आए हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज जो है वो 74 ले रहे हैं, अमेरिकन 254 ले रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। यूएस बेस्ड कंपनीज जो हैं Amazon.com और वॉलमार्ट, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि उनके डोमिनेंस को एंड किया जाए। इसके लिए वो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है ये भी लॉन्च करने जा रहे हैं फ्राइडे को। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि अगर इंडिया अपनी चीज़ों को अपने सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है अपनी कंट्री में और वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है, तो उनका राइट है, वो कर सकते हैं इस चीज़ में। और ऑब्वियसली हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज़, इस खत्ते में जितने भी ममालिक हैं उनमें इंडिया जो है, एक्सेप्ट चाइना, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम वर्ल्ड वाइड दूसरी बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं लाइक अमेज़ॉन, एप्पल, ये सारी कंपनीज़ में अगर हम देखें तो इंडियंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने सुनने में आया कि इंडिया में 15,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है वो वहाँ पे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं और उनके पास पुणे, मुंबई और बहुत सारे चेन्नई वगैरह में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। अदर देन दैट इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो है, इंडिया का जो शहर हैदराबाद है उसको एक कहा जा रहा है कि जिसने माइक्रोसॉफ्ट जो है एक बड़ी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट लेके आया इंडिया के अंदर। इस तरह और बहुत सारे जो दुनिया की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है इंडिया के अंदर। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। सुनने में आ रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर है वो तकरीबन $10 अरब का जो रेवेन्यू देगा, सॉरी उसने रेवेन्यू दिया है 2016 से लेके 2020 तक। सो ये आप इमेजिन करें इंडिया की जीडीपी कहाँ चली गई है। वो फ्रांस जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाते हैं, वहां पे जाके वो चीजें सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं। दुनिया के सामने एक उन्होंने माहौल बनाया। मुझे ये बताएं, अगर यूएस बेस्ड कंपनीज के डोमिनेंस को एंड किया जाता है इंडिया की तरफ से, तो इंडिया का क्या इमेज क्रिएट होगा इंटरनेशनल मार्केट में? इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी में कितना ग्रो कर लेगा? हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इंडिया ने आई वुड से कि ये चीज़ रियलाइज़ कर ली हुई है। अगर इंडिया अमेरिकन डोमिनेंसी को ख़त्म कर रहा है सो इट्स अ गुड थिंग। हमें जो अगर दूसरों की कोई अच्छी बात है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में तो डेफिनेटली ये स्टार्टअप चीज़ें जो हैं वो बहुत इंडिया आगे चला जाएगा, अभी ऑलरेडी भी है, और फिर इसके ये स्टेप के बाद फिर डेफिनेटली। मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से इंडिया इस वक्त काम कर रहा है, क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली हमें देखें कोई भी चीज़ होती है तो उसमें हमें वर्कआउट तो करना चाहिए ना। सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, ई कॉमर्स में या स्टार्टअप, एवरी फील्ड में। आप मेडिसिन में देख लें, आप उनका जुडिशरी सिस्टम देख लें, आप उनकी गवर्नमेंट्स देख लें, उनके कोई भी चीज़ आप देख लें, तो उसमें इंडिया बहुत आगे है और हमें डेफिनेटली उनसे सीखना चाहिए।
चाइनीज को मुश्किल में डाल दिया, और वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो बाकी पड़ी हुई थी उनको भी, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी उनको भी डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया कि भाई आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। और इधर पाकिस्तान है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हम उनको एक एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो फॉरगेट अमेरिका से या इंग्लैंड से या यूरोप से या बाकी ममालिक से लोग कैसे आएंगे यहाँ? सिस्टम इतना अच्छा है भाई। आप हमारे पास एक 2014 के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो आई है उस इन्वेस्टमेंट को हम फायदा उठा सकते हैं और उसके एक माहौल डेवलप कर सकते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल इन्वेस्टर को खींच सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा जो है वो चीनियों को नाराज कर बैठे हैं। अब ये जो अब देखे ना कि आप एक जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इंडिया के अंदर, वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जनाब वो चाइनीज नाराज हो गए, चलो उन्होंने राजी करके ले आइए। ठीक है, मतलब सारा टाइम तो हम इस तरह वो जिन्हों कहते हैं ना एक इसी तरह चीजों के लगे रहते हैं। इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हो रही है। देखो जी, दुनिया का तीसरा बड़ा है इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। यूके से भी आगे शायद जो है वो जा रहा है। चाइना को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, वो अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जिसे कह रहे हैं कि एक अपना एक एनवायरनमेंट दिया लोगों को कि वो अपना काम कर सकें। वो लोगों को एक अट्रैक्शन दी है कि भाई आप देखें ना, आप जितनी भी उनकी स्टेटमेंट्स देखें वो क्या करते हैं। जो बायलैटरल स्टेटमेंट्स वो जापान के साथ दी, उन्होंने अमेरिका के साथ दी। उन्होंने कहा जी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये हम इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन फला फला फला। साथ में जनाब दहशतगर्दी का जब बदला फजा विच पाकिस्तान नु पा दे। मीन्स कि खुद वो बिजनेस में, इकोनॉमी में इंडिया जो है वो काम कर रहा है और पाकिस्तान को इस चीजों में डाल कर जो है वो जो होस्ट मुल्क है वहां पे अपनी प्रोजेक्शन और तरीके से कर रहा है, पाकिस्तान की प्रोजेक्शन और तरीके से कर रहा है और हम अपनी प्रोजेक्शन खराब करने में हमारा भी कोई अपना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किरदार है। सिर्फ उनका किरदार कोई। इंडिया बहुत बड़ी पावर है लेकिन कि दुनिया ताकत के जोर पे चलती है। और ताकत इकोनॉमी में है आजकल। एक जमाने में ताकत फोर्सेस में हुआ करती थी। एग्री सर। अभी ताकत इकोनॉमी में है। जब वो इकोनॉमिकली इतना पावरफुल हो गया तो वो एक ग्लोबल पावर के तौर पर इमर्ज गया। वही इंडिया भी है। उनको दुनिया के हर फोरम में इज्जत के साथ इस्तेमाल किया गया, हमें जूतियों में रखा गया। कतर में उनका इस्तेमाल, वाशिंगटन में उसका इस्तेमाल, फला जगह इस्तेमाल। कौन है जो उनके सामने खड़ा नहीं होता हाथ बांध के साथ? आप भूल गए मलिया, एक अमेरिकन एम्बेसडर ने क्या कहा था, पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी मां। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान दरअसल इस चीज़ में फंस गया है कि ताकत जो है ना वो आर्मी में होती है। अब उनकी आर्मी भी 4 बार ठुक चुकी है इंडिया से, वो बात अलग है, लेकिन उनको आज भी ऐसा ही लगता है कि भाई हमारे पास अगर आर्मी है, हमारे पास न्यूक्लियर है तो हम सबसे पावरफुल है। लेकिन वो भूल गए हैं कि भाई ट्रेड भी एक चीज़ होती थी पहले और आज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेड है। कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास किसी को चुप कराने के लिए आपके पास पैसा है ना, तो वही सबसे ज़्यादा बोला जाता है। और यहाँ पर यही बात हो रही कि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, हो चुकी है। और इंडिया के रिलेशन, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे साउथ, ग्लोबल साउथ हो, वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर उसकी जो पहुँच है वो बढ़ रही है। तो उससे हो ये रहा है कि इंडिया हर सिचुएशन में यहाँ पर स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। और ख़ासकर ये इकोनॉमी वाइज, जब इंडिया थर्ड इकोनॉमी पर आ जाएगा ना, तो फिर हर किसी कंट्री को, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, जो एक समय ऐसा था कि ये कितने बड़े बड़े कंट्री है, उनको इंडिया की बात माननी पड़ेगी, उनके अलावा उनके पास ऑप्शन बचेगा नहीं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पता नहीं है कि हिंदुस्तान ने अपनी इकोनॉमी को काफी बेहतर किया। हालांकि आज से अगर 20 या 25 साल पहले की बात की जाए तो उनका जो स्पेशली उनका इंडियन रुपए था, हमारे 1 रुपए और उनके 2 रुपए हुआ करते थे। आज हमारे 2 या 2.5 रुपए और हिंदुस्तान का 1 रुपया है। इसके साथ साथ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पर कैपिटा इनकम को उन्होंने अच्छा किया, एजुकेशन लेवल उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनके स्टूडेंट्स जाकर मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सर हम उस चीज में क्या पीछे नहीं रह गए उनसे। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान कोई आराम से बैठा हुआ, असला भी वो खरीद रहा है, बड़े बड़े डील्स कर रहा है, रशिया से 5 अरब डॉलर का इस 400 सिस्टम लिया, अमेरिका से खरीदता है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से चीजें लेता है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इकोनॉमी को भी आगे बेहतर किया, हम उस तरह नहीं कर सके। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, इसमें कोई
नेगेट करने की वजह नहीं है कि मैं कहूं कि नहीं इंडिया ने। दुनिया के हर फोरम में इज्जत के साथ इस्तकबाल किया गया, हमें जूतियों में रखा गया। कतर में उनका इस्तकबाल, वाशिंगटन में उनका इस्तकबाल, फला जगह उसका। कौन है जो उनके सामने खड़ा नहीं होता, हाथ बांध के खड़ा नहीं होता? ले रहा है और एक तरह से रियासत पाकिस्तान को वो मजाक बना। क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने क्यूबा का? क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने ब्राजील का? क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने वियतनाम का? मर गए ना लोग, गैरत से दिए। आपके यहां 70,000 हालत ये होती है कि वहां 30,000 मरते हैं और अमेरिका की पूरी टेक्नोलॉजी को शिकस्त देते हैं। जो बाइडेन पता है क्या कहता है? द बेस्ट टेक्नोलॉजी दे कैन हैव, द बेस्ट इक्विपमेंट दे कैन हैव, द बेस्ट ट्रेनिंग दे कैन हैव, द बेस्ट इंटेलिजेंस सपोर्ट दे कैन। जिस तरीके से अमेरिका बहादुर अपनी ताकत का मसल पाकिस्तान को फ्लेक्स करके दिखा रहा है और अब बताने की कोशिश कर रहा है कि इसको हुकूमत में होना चाहिए और इसको नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आप आते हैं, 4 महीने से मैं कह रहा हूं कि यूक्रेन और पाकिस्तान जो है निशाना पे है। क्या यूक्रेन में ये पूरा दोहराया नहीं गया? क्या यूक्रेन में जब ऑरेंज रेवोल्यूशन आया, सारे के सारे एम्बेसडर मिले वहां जाके उनको अपोजिशन पार्टीज को, फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, फिर एक पूरा का पूरा स्टेट सजाया गया, फिर वो रशियन बंदा चलता उसको भगाया गया, और फिर उसके बाद फंड किसने किया? यूएसए। छोटे मुल्क देखें, बड़े मुल्क देखें, अभी अपने पड़ोस में चले जाएं, कांग्रेस और बीजेपी की कितनी लड़ाई आपस में, लेकिन उनके बड़े बड़े इश्यूज हैं। कश्मीर है, हिंदुस्तान, चाइना और अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, वो एक जैसे होंगे। आप देख आंखें बंद करके सपोर्ट कर रहे होते हैं। मुझे जिस बात का अफसोस होता है कि हम एक मैसेज ऑफ वननेस क्यों नहीं देते। हमारे इत्तेफाक राय हुकूमत और ओपोजिशन लीडरों में के साथ आप भूल गए मलिया, एक अमेरिकन एम्बेसडर ने क्या कहा था पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी मां। या इंडिया को क्या तकलीफ है? हाँ, इंडिया से हमें तकलीफ जरूर है। हमें तकलीफ ये है कि इंडिया को हमसे ये तकलीफ है कि हम कश्मीर को सपोर्ट करते हैं। जी जी, कश्मीर हमारा एक इशू है, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं, 4। इंडिया टीटीपी को सपोर्ट करता रहा है, इंडिया बलोच नेशनलिस्ट को सपोर्ट करता रहा है, उसके ऊपर हमारे कंसर्न्स भी हैं। हमने डोजियर्स तैयार करके दिए हैं, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया है। ये सारी चीजें अपनी जगह पर चल रही होती हैं। एक छोटा सा इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल है कि जी मतलब ये बात मैं भी कहता हूं, मैं क्या दुनिया भी कहती है, बहुत सारे लोग भी ये कहते हैं कि हमने $150 अरब का और 80,000 जानों का नुकसान किया, लेकिन सर क्यों हम इसको उस तरीके से वर्ल्ड स्टेज के ऊपर प्रेजेंट क्यों नहीं कर सके? उनको कोई नहीं हरा सका, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका को अपने साथ उन्होंने खड़ा कर दिया, अरब ममालिक को सर उन्होंने अपने साथ खड़ा कर दिया, हमारे जो थे वो भी जाके उनके मतलब ग्रुप में जाके चले गए। तो सर ये वाली कामयाबी हमें क्यों नहीं मिल रही? हमारी क्या कमजोरियां हैं जिसके ऊपर हिंदुस्तान अगर वो कर रहे हैं? मैं इसलिए इसके लिए मुझे भी ताजुब नहीं और यकीनन आपको भी नहीं होगा कि उनका काम है ये, और हमारा भी काम होना चाहिए कि हमें भी पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है, हमने अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करना है, और वर्ल्ड स्टेज पे जाके फिर हमारे साथ भी 2+2 हो और वहां पे इस तरह की स्टेटमेंट्स आए जो उनके सपोर्ट में आ रही हैं। ना भारत से शिकवा है, ना अमेरिका से शिकवा है, मुझे तो अपनों से शिकवा है ना कि हमारे लोगों ने क्या किया जी। उनका वो तो अपने मुल्क का दिफा करेंगे, अपने मुल्क के मुफाद के लिए काम करेंगे। प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, जो मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। राजा साहब, हमने अगर किसी मुल्क में इस तरह से मुदाखलत की कोशिश की होती तो वो मुल्क सर झुकाकर हमारा गुलाम बन जाता या हमें मुंह तोड़ जवाब देता? देखिए, वो मुल्क आप में पहली बात यह है कि हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि ये उन कौमों में हिम्मत होती है कि जो कोई पॉलिसी या डायरेक्शन लेके जाते है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज हमेशा रखे, यहाँ पे किसी किस्म की स्टेबिलिटी ना आए। वही फैटिफ जो पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, वो पाकिस्तान को कहेगा कि अब आप निकल सकते हैं, अब IMF भी रिलैक्स हो गई है। को हमें गुलाम देखने की आदत है नाजरीन, वो भी खुददारी और गैरत के साथ सर उठाकर जीता हुआ नहीं देख सकते, या सर झुकाकर गुलाम बनकर उन बैरूनी कुव्वतों का आलाकार बन गए। सिंधु देश का वो आजाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कल शाम पाकिस्तान मुखालिफ नारों की गूंज ने दिलों को दहला दिया। मीडिया से इन खबरों का ब्लैकआउट करने के बाद ये यकीन कर लिया गया कि ये खबर कहीं बाहर नहीं जाएगी। प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में जारी हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में एक चीज़ आम होती जा रही है। पाकिस्तान में एक चीज़ आम होती जा रही है कि ये पाकिस्तान बैसिंग खुलेआम हो रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद अब आम होता है। अब आप सोचोगे कि भाई आम होता है तो पहले तो सुना नहीं था, पहले भाई मीडिया दिखाता नहीं था। आज भी पाकिस्तान के अंदर आर्मी की तरफ से जब एक कॉल आता है कि आपको ये न्यूज़ नहीं दिखानी, तो उसको नहीं जगह मिलती।
वो कई बार पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है जो, या फिर कहे कि जो इंडिविजुअल पत्रकार है, वो अपने रिस्क पर ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैलाने की ट्राई करते हैं। अदरवाइज जो मेन मीडिया है उसको टच भी नहीं करता, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई यहाँ सिचुएशन ये हो सकती है। अब अगर आप कई सारी न्यूज़ ऐसी है, कई सारी, मतलब अगर आप वो टीटीपी वाली सिचुएशन हो कि भाई बम से उड़ा दिया, बलूचिस्तान वाली हो कि भाई उसने पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के अंदर गई थी तो वहीं कहीं से निकली और नीचे बम था, गाड़ी मतलब चीथड़े उसके उड़ गए। कई सारी न्यूज़ ऐसी है जिसको यहाँ पर दिखाया नहीं जाता, लेकिन अब सोशल मीडिया है तो न्यूज़ तो छुपेगी नहीं, कोई ना कोई उसको वीडियो उतार लेगा और चढ़ा देगा फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कहीं और। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। चल रहा है GM सैयद सिंधु देश का वो आजाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, गद्दारा 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 गद्दारा। सिंध में प्रोटेस्ट चल रहा है, बलूचिस्तान में तो जंग हो रही है, ये रोज की खबरें हैं। 4 FC वाले मार दिए गए कोयटा के करीब एक बम धमाके में। बलूचिस्तान में रोज की खबरें हैं, वहां पे मीडिया एम्बार्गो है इसलिए खबरें बाहर नहीं आती। ये एक जंग चल रही है बलूचिस्तान में। प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में जारी है, ये KPK में प्रोटेस्ट चल रहा है। एक ऐसी खबर जिसका मीडिया से दीदा उदानिस्ता ब्लैकआउट किया आपको देने के लिए जा रहा हूं। कराची के एक निजी अस्पताल, स्टेडियम रोड पर वाकई कराची के एक निजी अस्पताल में कल शाम पाकिस्तान मुखालिफ नारों की गूंज ने दिलों को दहला दिया। यह अलग बात कि यह गूंज सिर्फ ब्लडी सिविलियंस के कानों में आई या फिर उन लोगों के जिनके शऊर अभी तक थोड़े बहुत किसी न किसी हवाले से जिंदा हैं। ये उन लोगों के कानों में बिल्कुल भी नहीं गई जो साहिब मसनद हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं। मीडिया से इन खबरों का ब्लैकआउट करने के बाद यह यकीन कर लिया गया कि यह खबर कहीं बाहर नहीं जाएगी। कराची के निजी अस्पताल के कंपाउंड में, जो स्टेडियम रोड पर वाक़ अस्पताल है, उसके निजी अस्पताल के कंपाउंड में उस्मान काकड़ साहब की मौत की खबर आने पर पाकिस्तान मुखालिफ नारों से फजा गूंज उठी। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से नाजेबा कलिमात सुनाई दिए। इंतहाई नफरत आमेज, इंतहाई इश्तियाल आमेज किस्म की, जिसको कहते हैं कि गुफ्तगू जारी थी। तकारीर तो नहीं उनको कहूंगा, लेकिन बहरहाल वो तूफान बदतमीजी जो वहां मचा हुआ था, वो हाहाकार अगर नहीं पहुंची तो सिर्फ हमारे उन लोगों तक नहीं पहुंची जो कुछ करने की पोजीशन में हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर, मुल्क का इकोनॉमिक इंजन, इकोनॉमिक हब, पता नहीं क्या क्या जो पूरे मुल्क को चलाता है, जहां बकौल शख्स से कि आपने बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा है हर चीज का, जहां पे पुलिस भी है, जहां पे रेंजर्स भी है, जहां पे आर्मड फोर्सेस भी हैं। आर्मड फोर्सेस का ये काम नहीं है, मैं उनका तस्करा कर रहा हूं। जहां पे इंटेलिजेंस इदारे भी मौजूद हैं, उनका एक बाकायदा नेटवर्क भी यकीनन होगा। यह कैसे मुमकिन है कि एक अस्पताल के कंपाउंड में पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हों और किसी अहम जगह पर कोई खबर नहीं गई? मेरा मकसद खुदा न खास्ता यहाँ ये फजा हमवार करना भी नहीं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने क्यों कर क्रैकडाउन करके ना पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नाराज कारकुनों को वहां से गायब कर दिया। नो सर, मैं कौन होता हूं ये किस्म की बेहुदा फरमाइश करने वाला? मेरे बताने का मकसद यहां सिर्फ यह है कि इंटरनेट पर वीडियोज वायरल होती हैं जिसमें बाकायदा सिंधी नेशनलिस्ट रेंजर्स के सामने पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगाते हैं और रेंजर्स वाले उनके मिन्नते तरले करते हैं। उनकी जो है वो सिर्फ पप्पी नहीं ली, सिर्फ उनके गालों को, उनके ठोड़ी को छू रहे थे, कि हाथ जोड़ रहे थे कि भाई नहीं करो, मान जाओ, बुरी बात होती है। सूरह यासीन का सिर्फ वजीफा करना रह गया था, उनकी नजर उतारनी रह गई थी, जैसे नानी अम्मा उतारा करती हैं। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का कोई कारकुन अपने किसी रहनुमा की शहादत या किसी मौत या नागहानी मौत या वॉटेवर मशकूक मौत पर
कराची के कल्ब में खड़े होकर के पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाता है, पाकिस्तान की अफवाज और इदारों के खिलाफ नाज़िबा कलमात का इस्तेमाल करता है और किसी की जिसको कहते हैं कि नींद नहीं टूटती। कराची ही में पाकिस्तान मुखालिफ नारे लग रहे हैं और आपको पता नहीं है जनाब, ये कैसे मुमकिन है? इंटीरियर सिंध में वो सिंधी नेशनलिस्ट जिनका मैंने हवाला दिया वो पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगा रहे हैं, आपको नहीं पता चलता। बैरिया टाउन में पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगते हैं वो सिंधी नेशनलिस्ट जो भर्रा मार के वहां पहुंचते हैं और जो ये बता देते हैं कि पाकिस्तान का कराची का कोई भी इलाका हो, किसी भी वक्त हम वहां किसी एक कॉल पर पहुंच सकते हैं। कराची में जो जलाओ घेराव हुआ था बेनजीर भुट्टो की मौत पर, वो भी सबने देखा। उस वक्त भी हमारे इदारे सत्तू पी करके सो रहे थे और आज भी कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है।